वो क्या करे ना कि तुम ही हो जो सफलता पा सकते हो। तुम ही हो जो सफलता पा सकते हो। जिंदगी के हर ख्वाब को अपने अब सच कर सकते हो। तो हेलो प्यारे बच्चों, आज फिर मैं आपके सामने करंट के कुछ 15 जो है क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो आइए चलते हैं और वन बाय वन क्वेश्चन पर डिस्कस और उनके जो है उनके बारे में जानते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बालिका पंचायत का सफल आयोजन कहाँ किया गया। जो बालिका पंचायत का सफल आयोजन कहाँ पर किया गया है, कि जो बालिका पंचायत है वो कहाँ पर हुई है भाई। ए है आपका गुजरात, हरियाणा, पंजाब, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट होगा भाई गुजरात। गुजरात के अंदर क्या है कि बालिका पंचायत का सफल आयोजन किया गया है। आइए जान लेते हैं। गुजरात में कच्छ जिले का, अब ये कच्छ जिले का था, ध्यान रखना, गुजरात में कच्छ जिला, कच्छ जिले का कुनरिया, कुनरिया गांव है, कुनरिया गांव बालिका पंचायत आयोजित करने का एक अनूठा विचार लेकर आया। इस बालिका पंचायत का पहला चुनाव सफलतापूर्वक हुआ। टीवी श्रृंखला बालिका वधू से प्रेरित होकर कच्छ जिले के कुनरिया गांव ने आज अनूठी बालिका पंचायत के लिए चुनाव कराया, जिसका उद्देश्य भविष्य के पंचायत चुनाव के लिए लड़कियों में नेतृत्व गुण विकसित करना है। अब पंचायत के बारे में, इस अनूठी पंचायत के लिए 10 से 21 वर्ष की आयु की युवा महिलाओं ने चुनाव लड़ा, जो गांव में किशोरियों और महिलाओं से संबंधित मुद्दों को उठाएगी। यह पंचायत लड़कियों द्वारा लड़कियों के लिए चलाई जाएगी। इन लड़कियों के बैठने की अलग से व्यवस्था की जाएगी। उन्हें जेंडर सेंसिटिविटी के बजट का उपयोग करने के लिए दिया जाएगा। कुनरिया जैसे छोटे से गांव का यह अनूठा कदम राजनीतिक प्रक्रिया में युवा महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप है। अब जान लेते हैं गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है। विजय रूपाणी। गुजरात के राज्यपाल है आचार्य देवव्रत। ओके, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्पार्करसन ट्रॉफी किसने जीती। जो स्पार्करसन ट्रॉफी है वो किसने जीती। रजनी सिंह, विश्वनाथ आनंद, प्रताप राठौड़, इनमें से कोई नहीं। तो ये जीती है भाई विश्वनाथ आनंद ने। आइए जान लेते हैं। डोटरमंड में विश्वनाथ आनंद ने व्लादिमीर क्रमनिक को हराकर स्पार्करसन ट्रॉफी जीती। आनंद को 9 कास्टलिंग शतरंज स्पर्धा के अंतिम गेम में केवल ड्रा की जरूरत थी और उन्होंने इसे 40 चालों में हासिल किया। क्रमनिक, जिन्होंने खेल को कम अनुमान लगाने योग्य और अधिक गतिशील बनाने के इरादे से शतरंज के इस प्रकार की कल्पना की थी, को लगातार चेक देकर खेल को आकर्षित करने के लिए मजबूर किया। आनंद दूसरी रानी को बोर्ड पर रखने में सिर्फ एक कदम दूर थे। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी का उपयोग, ब्लॉकचेन जो प्रौद्योगिकी है उसका उपयोग कर प्रमाण पत्र जारी करने वाला भारत का कौन सा राज्य है। कि कौन सा राज्य है जो ब्लैक चेक प्रौद्योगिकी का उपयोग करेगा और प्रमाण पत्र देगा। हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट है भाई महाराष्ट्र। आइए जान लेते हैं। महाराष्ट्र देश का पहला, अब देश का पहला राज्य बन गया है। देश का पहला राज्य होगा जो ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग करके शैक्षिक दस्तावेज जारी करेगा। ये शैक्षिक दस्तावेज जारी करेगा। विभिन्न शैक्षणिक और अन्य संस्थाओं में दस्तावेजों की जालसाजी एक गंभीर चिंता का विषय है। दस्तावेजों के सत्यापन के साथ जालसाजी से बचने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। महाराष्ट्र राज्य कौशल विकास बोर्ड ने
छात्रों को ब्लैक चेन आधारित प्रमाण पत्र जारी करने का निर्णय लिया है। 8 शैक्षणिक वर्षों के डिप्लोमा धारकों को लगभग 40 लाख डिजिटल प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे। श्री मलिक ने कहा कि सिंगापुर, माल्टा और बहरीन इस तकनीकी का उपयोग करने वाले एकमात्र देश है। ये याद रखना, जो आपका सिंगापुर है, माल्टा और बहरीन, ये एकमात्र देश है जो इस तकनीकी का उपयोग करते हैं। शैक्षिक प्रमाण पत्रों के लिए महाराष्ट्र पहला भारतीय राज्य और ब्लॉकचेन का दुनिया का सबसे बड़ा उपयोगकर्ता होगा। प्रत्येक छात्र को एक सर्टिफिकेट लेगिट डॉक जिप डिजिटल फाइल प्राप्त होगी, जिसमें मूल PDF डिप्लोमा प्रमाण पत्र और उससे संबंधित ब्लॉकचेन प्रूफ फाइल होगी। इसे दुनिया भर में कहीं से भी 10 सेकंड के भीतर सत्यापित किया जा सकता है और इसमें मानवीय हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होती। अब देखते भाई, महाराष्ट्र के राज्यपाल है भाई भगत सिंह कोश्यारी और महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई और महाराष्ट्र के CM कौन है भाई? उद्धव ठाकरे। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। नाबार्ड ने समझौता ज्ञापन पर किस बैंक के साथ हस्ताक्षर किए हैं? अब नाबार्ड ने समझौता किया है, वो किस बैंक से किया है? OBC बैंक के साथ, पंजाब नेशनल बैंक के साथ, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के साथ, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट होगा बैंक ऑफ महाराष्ट्र। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के साथ जो है नाबार्ड ने समझौता किया है। आइए जान लेते हैं। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने महाराष्ट्र में प्राथमिकता वाले क्षेत्र को ऋण देने से जुड़ी चल रही विकासात्मक पहल को बढ़ावा देने के लिए नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह संस्थागत ऋण और चल रही विकास पहल के अभिसरण के माध्यम से ग्रामीण समृद्धि को बढ़ाने के लिए एक सहयोगी दृष्टिकोण पर है। समझौता ज्ञापन राज्य में किसान उत्पादन संगठनों, संयुक्त देयता समूहों, स्वयं सहायक समूहों, ग्रामीण कारीगरों, बुनकरों, कृषि उद्यमियों, कृषि स्टार्टअप, सूक्ष्म लघु और मध्य उद्यमों के लाभ के लिए संयुक्त पहल की परिकल्पना करता है। अब जानते हैं महाराष्ट्र के बारे में। महाराष्ट्र का मुख्यालय है भाई पुणे के अंदर। महाराष्ट्र CEO AS राजीव है। महाराष्ट्र की स्थापना हुई 16 सितंबर 1935। नाबार्ड के अध्यक्ष है GR चिंताला। नाबार्ड की स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982। आप ये जरूर नोट कर लें, ये इंपॉर्टेंट है। और नाबार्ड का मुख्यालय है भाई मुंबई के अंदर। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस बैंक ने ग्राहकों के लिए लॉन्च किया है FIDI AI पासवर्ड वर्चुअल असिस्टेंट? तो किसने जो है किस बैंक ने लॉन्च किया है भाई? ये फेडरल बैंक, OBC बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, या इनमें से कोई नहीं? तो ये लॉन्च किया है आपका फेडरल बैंक ने। आइए जान लेते हैं। फेडरल बैंक ने ग्राहकों को किसी भी समय बैंकिंग से संबंधित प्रश्नों में मदद करने के लिए एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी पावरेड वर्चुअल असिस्टेंस FIDI लॉन्च किया है। बैंक ने कहा है कि AI संचालित अधिकांश वर्चुअल असिस्टेंस केवल उसकी वेबसाइट पर उपलब्ध है। FIDI को अलेक्सा, गूगल असिस्टेंस और व्हाट्सएप के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है। इसे गूगल बिजनेस मैसेजिंग में एकत्रित किया गया है, जो किसी भारतीय बैंक द्वारा अपनी तरह का पहला है। बैंक ने हाल ही में फेड
सेल्फी जैसी नवीन और उपयोगकर्ता के अनुकूल सुविधाओं के साथ सामने आया है, जिसके तहत व्यक्ति केवल एक सेल्फी लेकर अपना खाता खोल सकता है। बहुत ही अच्छा है। और फेडरल 24x7 जो बैंक को वीडियो कॉल के माध्यम से खाता खोलना संभव बनाता है। तो ये जान लेते हैं। फेडरल बैंक के एमडी और सीईओ है भाई श्याम श्रीनिवास। फेडरल बैंक का मुख्यालय है अलुवा, केरल। फेडरल बैंक के संस्थापक है के.पी. होमरिस और फेडरल बैंक की स्थापना हुई थी 23 अप्रैल 1931 के अंदर। ओके, तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आईसीसी ने, जो इंडियन क्रिकेट एसोसिएशन है, आईसीसी ने नए सदस्यों के रूप में किन देशों का स्वागत किया है? स्विट्जरलैंड, मंगोलिया, तजाकिस्तान, इन तीनों का। तो इसका राइट होगा भाई इन तीनों का स्वागत किया है। ये जान लेते हैं। सॉरी, वो अंतर्राष्ट्रीय था, इंटरनेशनल बोला जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने अपनी 78वीं वार्षिक आम बैठक में मंगोलिया, तजाकिस्तान और स्विट्जरलैंड को सदस्य के रूप में शामिल किया। मंगोलिया और तजाकिस्तान एशियाई क्षेत्र के 22वें और 23वें सदस्य हैं। स्विट्जरलैंड यूरोप का 35वां सदस्य है। आईसीसी के साथ अब कुल 106 देश हैं, जिसमें 94 सहयोगी शामिल हैं। इन 3 देशों में क्रिकेट का इतिहास। मंगोलियाई क्रिकेट एसोसिएशन की स्थापना 2007 में हुई थी और 2018 में यह खेल का आधिकारिक राष्ट्रीय प्रशासक बन गया। स्विट्जरलैंड में क्रिकेट पहली बार 1817 में खेला गया था और 2014 में क्रिकेट स्विट्जरलैंड का गठन किया गया था। पिछले 7 वर्षों में सीएम ने 2012 में स्विस क्रिकेट एसोसिएशन के निष्कासन के बाद खेलों के एकीकरण का नेतृत्व किया। तजाकिस्तान क्रिकेट फेडरेशन को आधिकारिक तौर पर 2011 में खेल मंत्रालय और ओलंपिक समिति के समर्थन से बनाया गया था, जिसने बुनियादी ढांचे के विकास और महिलाओं और जूनियर क्रिकेट पर ध्यान केंद्रित करने वाले घरेलू क्रिकेट ढांचे के निर्माण का नेतृत्व किया। आईसीसी का मुख्यालय है भाई दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में। और आईसीसी की स्थापना हुई थी 15 जून 1909 में। आईसीसी के उपाध्यक्ष है इमरान ख्वाजा। आईसीसी के अध्यक्ष है ग्रेग बारकेले। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चीनी भाषा में, अब चीनी भाषा में RSS नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो चीनी भाषा में RSS पुस्तक किसने लिखी है भाई? लुइस हैमिल्टन, चार्ल्स कैरिन, सुधांशु मित्तल, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट होगा सुधांशु मित्तल। आइए जान लेते हैं। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ पर भाजपा का नेता है सुधांशु मित्तल की पुस्तक का अब चीनी भाषा में अनुवाद किया गया है। RSS बिल्डिंग इंडिया थ्रू सेवा, जो RSS के इतिहास, विचारधारा और नीतियों और राष्ट्र पर उनके बाद के प्रभाव की बात करता है। 2019 में हर आनंद प्रकाशन द्वारा लाया गया था। पुस्तक का चीनी अनुवाद जैक बो द्वारा किया गया है। मित्तल के अनुसार उन्होंने इस पुस्तक को तथ्य और कल्पना के बीच अंतर करने के लिए लिखा है, जो RSS पर बहस के केंद्र में है और भारतीय समाज में RSS के योगदान और स्थिति को स्पष्ट करने का प्रयास करने के लिए है। पुस्तक उनके शब्दों में RSS की स्थापना के बाद से उसके काम, उसके इतिहास, सेवा कार्य की मूल संरचनात्मक संगठन,
आरएसएस के मिथकों का वांडाफोड़ करने का प्रयास करती है, जिसने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में भाग नहीं लिया, राम जन्मभूमि मुद्दा और पीढ़ीगत परिवर्तन के माध्यम से संगठन की गतिशील प्रकृति है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लेकिन इससे पहले प्यारे बच्चों, अगर क्वेश्चन आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करते रहें और जो है आप पढ़ते रहे। पहली बार आप चैनल पर आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मरणोपरांत मोहन बागन रत्न से किसे सम्मानित किया जाएगा? कि मरणोपरांत मोहन बागन रत्न से किसे सम्मानित किया जाएगा? शिवाजी मोहन कमलनाथ, शिवाजी बनर्जी। तो और इनमें से कोई नहीं, तो इसका राइट होगा सी, शिवाजी बनर्जी। आइए जान लेते हैं। भारत के पूर्व और मोहन बागन के शॉर्ट स्टॉपर शिवाजी बनर्जी, जिन्होंने 1977 में एक प्रदर्शनी मैच में ब्राजील के महान फुटबॉलर खिलाड़ी पेल को गोल करने से मना किया था, को मरणोपरांत मोहन बागन रत्न से सम्मानित किया जाएगा। प्रतिष्ठित ईडन गार्डन में न्यूयॉर्क कॉस्मोस के खिलाफ दोस्ताना मैच रोमांचक 2-2 से ड्रा पर समाप्त हुआ। बनर्जी ने बागान के लिए 11 साल खेला और 4 साल पहले 68 साल की उम्र में उनका जो है निर्धन हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय जो शतरंज दिवस है वो कब मनाया जाता है भाई? 20 जुलाई, 21 जुलाई, 19 जुलाई, इनमें से कोई नहीं, तो इसका राइट हो क्या होगा भाई? कब मनाया जाता है ये? आइए जान लेते हैं कब मनाया जाता है। ये मनाया जाता है 20 जुलाई को। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस मनाया जाता है 20 जुलाई। आइए जान लेते हैं। 20 जुलाई को 1966 से प्रति वर्ष अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस मनाया जाता है। 1966 से मनाया जा रहा है। इतिहास में सबसे प्राचीन और सबसे लोकप्रिय खेलों में से एक को मनाने के लिए, जो राष्ट्र के बीच निष्पक्षता, समानता, आपसी सम्मान और समझ को बढ़ावा देता है। इस दिन 1924 में इंटरनेशनल चेस फेडरेशन की स्थापना हुई। इस दिन को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस के रूप में मनाने का विचार यूनेस्को द्वारा प्रस्तावित किया गया। यह दिन 178 देशों में मनाया गया और 2019 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा आधिकारिक तौर पर इसे मान्यता देने वाले एक प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए गए थे। अब जान लेते हैं शतरंज के बारे में। भारत में 5वीं शताब्दी में आविष्कार किया गया। कि जो शतरंज था उसका आविष्कार कब हुआ? 5वीं शताब्दी में। इस बोर्ड गेम को मूल रूप से चतुरंग नाम दिया गया। अब इसका जो मूल जो है नाम दिया गया चतुरंग। शतरंज संभवतः इस युग के सबसे पुराने खेलों में से एक है। ये शतरंज के सबसे पुराने खेलों में से एक है। भारत में खेल के विकास के बाद यह अंततः फारस में फैल गया। पहला आधुनिक शतरंज टूर्नामेंट 1851 में लंदन में आयोजित किया गया था और जर्मन एडल्फ एडरसन ने जीता था। 20 जुलाई 1924 को पेरिस, फ्रांस में 8वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में FIDE विश्व शतरंज की स्थापना की गई थी। अब जान लेते हैं नेक्स्ट। विश्व शतरंज संघ का मुख्यालय कहाँ है भाई? लुसाने, स्विट्जरलैंड में है। विश्व शतरंज संघ की स्थापना हुई थी 20 जुलाई 1924 में, पेरिस, फ्रांस में हुई थी। विश्व शतरंज महासंघ के CEO है जेफरी डी बोर्ग। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो आप इनको नोट डाउन जरूर कर लें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विज्ञान अन्वेषण दिवस। अब विज्ञान अन्वेषण दिवस कब मनाया जाता है?
तो विज्ञान अन्वेषण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है आपके 20 जुलाई, 21 जुलाई, 19 जुलाई, इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन ए यानी कि 20 जुलाई को ये मनाया जाता है। आइए जानते हैं विज्ञान अन्वेषण दिवस, जिसे चंद्रमा दिवस भी कहा जाता है, इसका दूसरा नाम है चंद्रमा दिवस, हर साल 20 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है ये? 20 जुलाई को। 1969 में इस दिन नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन बज एल्ड्रिन चंद्रमा की सतह पर उतरने वाले पहले इंसान बने थे। अंतरिक्ष अन्वेषण दिवस की उत्पत्ति मनुष्य द्वारा पहली बार चंद्रमा पर चलने की तारीख से हुई, जिस दिन पहली बार 1970 के दशक की शुरुआत में आयोजित घटनाओं के दौरान इस ऐतिहासिक घटना को मनाने के लिए मनाया गया था। नील आर्मस्ट्रॉन्ग चंद्रमा की सतह पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति थे। आर्मस्ट्रॉन्ग एल्ड्रिन की जोड़ी ने चंद्रमा की सतह पर 21.5 घंटे बिताए, जिसमें से उन्होंने अपने कैप्सूल के बाहर 2.5 घंटे बिताए। उनकी इस उपलब्धि का जश्न मनाने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के तत्काल राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन द्वारा 1984 में इस दिन को अवकाश घोषित किया गया था। बहुत ही अच्छा दिन था, इसलिए इस दिन को क्या घोषित किया गया? अवकाश घोषित किया गया। तो प्यारे बच्चों, हम कोशिश करते हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है क्वेश्चनों की सीरीज प्रोवाइड की जाए और आपको जो है उनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी पूरी दी जाए। ओके, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सोशल नेटवर्किंग। अब सोशल नेटवर्किंग साइट ट्विटर में अपनी कौन सी जो है अपनी सेवा हाल ही में बंद की है? तो लोका, जेंसी, फ्लीट, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट है भाई ऑप्शन सी, फ्लीट। जो फ्लीट सेवा है वो ट्विटर ने बंद कर दी है। आइए जान लेते हैं। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर ने 3 अगस्त को फ्लीट फीचर की सुविधा को बंद करने का ऐलान किया है। 3 अगस्त को बंद करने का ऐलान किया है। ट्विटर ने साल 2020 में फ्लीट फीचर को भारत, दक्षिण कोरिया, इटली और ब्राज़ील में टेस्टिंग के तौर पर जारी किया था। इस फीचर के इस्तेमाल से यूजर्स फ़ोटो और वीडियो को डालते थे जो 24 घंटे के बाद खुद गायब हो जाया करती है। ओके, ये ख़त्म हो जाएगा फीचर। अब नेक्स्ट है अब दुनिया की बात करते हैं हम कि दुनिया की दूसरी स्मार्टफोन निर्माता कंपनी कौन बनी है? कि दुनिया की कौन सी ऐसी कंपनी है जो स्मार्टफोन निर्माता कंपनी बन गई है? एप्पल, सैमसंग, श्याओमी। ओके, तो इसमें कौन है भाई? श्याओमी जो है कंपनी क्या बन गई है? दुनिया की दूसरी स्मार्टफोन निर्माता कंपनी बन गई है। आइए जान लेते हैं। एप्पल को पीछे छोड़ श्याओमी दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी स्मार्टफोन कंपनी बन गई है। पिछले तिमाही में श्याओमी की बिक्री में 83% का उछाल दर्ज किया गया। अभी तक टॉप 2 स्मार्टफोन कंपनियां सैमसंग और एप्पल थी। अब तक जो बात की जाए तो 2 ही कंपनियां थी, एक तो थी आपकी सैमसंग और दूसरी थी एप्पल। अब एप्पल को पछाड़कर कौन बन गई है? श्याओमी। ठीक है, श्याओमी जो कंपनी है वो दुनिया की दूसरी स्मार्टफोन कंपनी बन गई है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किस भारतीय मूल की महिला को अमेरिकी श्रम विभाग का सॉलिसिटर नियुक्त किया गया है? अब किस भारतीय मूल की महिला है जिसको नियुक्त किया गया है भाई अमेरिका में? सीमानंदा, महेश्वरी, सरस्वती, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट होगा भाई सीमानंदा। सीमानंदा को नियुक्त किया गया है। आइए जान लेते हैं। भारतीय मूल की महिला है सीमानंदा को अमेरिकी श्रम विभाग का सॉलिसिटर नियुक्त किया गया है। सीमानंदा
बराक ओबामा के प्रशासन के दौरान श्रम विभाग की डेमोक्रेटिक नेशनल कमेटी के पूर्व सीईओ रह चुकी है, जिनके मुकाबले में अब 53 में 46 वोट मिले हैं। अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति कौन हैं? जो बाइडेन, और अमेरिका की राजधानी का नाम है वाशिंगटन डीसी। ओके, चलते हैं आज के 14 क्वेश्चन की तरफ। किस देश के बीच किस देश के बीच वर्चुअल अभ्यास TTX 2021 आयोजित किया गया? अब TTX किन के बीच हुआ भाई? मालदीव, श्रीलंका, भारत या उपरोक्त सभी? तो इसका राइट होगा भाई उपरोक्त सभी, तीनों के बीच हुआ है। तो ये जान लेते हैं। मैरीटाइम वारफेयर सेंटर मुंबई द्वारा समन्वित एक वर्चुअल त्रिपक्षीय टेबल टॉप अभ्यास TTX 2021 भारत, श्रीलंका और मालदीव के द्वारा आयोजित किया गया 2 दिवसीय अभ्यास TTX 2021 का उद्देश्य आपसी समझ को बढ़ाना और आम अंतर्राष्ट्रीय अपराध का मुकाबला करने के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं की प्रक्रियाओं का आदान प्रदान करना था। TTX 2021 भारत, मालदीव, श्रीलंका के बीच गहरे त्रिपक्षीय जुड़ाव का उदाहरण है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है आपका। सीरिया देश के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? अब सीरिया के नए राष्ट्रपति बने हैं, वो कौन बने हैं भाई? बशर असद, मोहम्मद याकूब सुलेमान, इनमें से कोई नहीं। तो सीरिया के जो नए राष्ट्रपति बने हैं वो बने हैं भाई बशर असद। तो बशर असद बने हैं। आइए जान लेते हैं। सीरिया के राष्ट्रपति चुनाव में बशर अल असद ने जबरदस्त जीत हासिल कर लगातार चौथी बार सत्ता पर कब्जा किया है। उन्होंने चुनौती देने वाले 2 उम्मीदवारों में से महमूद अहमद मारी को 3.3% और सालोम अब्दुल्ला को 1.5% मत हासिल हुए, जबकि बशर को 95.1% वोट हासिल हुए। अब सीरिया के राष्ट्रपति कौन है? बशर अल असद, और सीरिया की राजधानी का नाम है दमिश्क, और सीरिया की मुद्रा का नाम है अरेबिक। ओके, तो ये तो थे प्यारे प्यारे बच्चों आपके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं हमें कि आज के क्वेश्चन कैसे थे, कौन सा क्वेश्चन आपको ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगा। ओके, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ओके, कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।